और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्यूजीलैंड में गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया, जिसके बाद उन्होंने पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 40 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह ऐतिहासिक यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ताकत देने वाली है। उन्होंने न्यूजीलैंड के लोगों के स्नेह के लिए आभार जताते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड अब अपने रिश्तों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह दौरा द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करेगा और दोनों देश वैश्विक शांति और स्थिरता और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां न्यूजीलैंड के दौरे पर पीएम मोदी रहे। ऐसे में आपको बता दें कि पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वहां पर सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी का संबोधन भी रहा, न सिर्फ भारतीय समुदाय के लिए बल्कि न्यूजीलैंड वासियों के लिए। पीएम जो लक्सन क्रिस्टोफर लक्सन है, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता रही। उसकी ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये दौरा कितना ऐतिहासिक रहा, न्यूजीलैंड की यात्रा कितनी ऐतिहासिक रही, कितनी महत्वपूर्ण रही, वो इन 3 तस्वीरों से अंदाज लगाया जा सकता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। 40 साल के बाद भारत के किसी पीएम का न्यूजीलैंड में आगमन हुआ। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में को नई ताकत भी मिली है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि न्यूजीलैंड के लोगों के स्नेह ने मेरे मन को छू लिया, मैं भावुक हो गया हूँ। यह हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में बांध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी इस यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंध अब और मजबूत होंगे, यानी कि न्यूजीलैंड और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं वो और प्रगाढ़ स्थिति में देखने को मिल पाएंगे। वैश्विक शांति, स्थिरता, सुरक्षा में हम मिलकर काम करेंगे। इस बात का भी जिक्र पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जो है ये ऐतिहासिक पड़ाव है और आज पीएम मोदी की विदेश यात्रा का चूंकि समापन होने जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, नमस्कार। कियोरा। मेरे और मेरे डेलीगेशन के उष्मा भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए मैं मेरे मित्र प्रधानमंत्री लक्सन का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने स्वागत में इतनी गर्मजोशी दिखाई है कि ऑकलैंड की सर्दी भी आज कुछ कम लग रही है। इस यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के लोगों से जो स्नेह और अपनापन मिला है वो हमारे हृदय में हमेशा रहेगा। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री लक्सन की भारत यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा आई है। उनके नेतृत्व, स्पष्ट विजन और मजबूत प्रतिबद्धता से भारत और न्यूजीलैंड की मित्रता को नई गति और नई दिशा मिली है। आज 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा हो रही है और मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत सारे अच्छे काम हैं जो मेरे पहले वाले लोग मेरे लिए छोड़ के गए हैं, जो मैं पूरे कर रहा हूं। साथियों, ये हमारे संबंधों के एक नए अध्याय का शुभारंभ है। फ्रेंड्स, भारत और न्यूजीलैंड का लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें मिलकर आगे बढ़ने के लिए नेचुरल कंफर्ट प्रदान करता है। पिछले कुछ वर्षों में हमने हमारे संबंधों को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को नई गहराई और व्यापकता देने पर विस्तार से चर्चा की। हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों
और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में अहम बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी करेंगे बैठक की अध्यक्षता, जहां महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। दोपहर 2 बजे का समय होगा जब प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही बैठक होनी है और बैठक में चर्चा होगी। चुनावी अभियानों को लेकर विशेष रणनीति बनेगी। मोर्चा प्रकोष्ठों को सौंपी जाएगी एक बड़ी जिम्मेदारी। 2027 के विधानसभा चुनाव है और लगातार संगठन किस तरह से यहाँ पर कदम उठा सकता है, कैसे मजबूती प्रदान की जा सकती है उत्तर प्रदेश में, जिसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में मिले। इसी को लेकर लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से न सिर्फ जिले दर जिले दौरा किया जा रहा है, बल्कि लगातार वो बैठक भी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब प्रकोष्ठ और कोषाध्यक्षों को क्या जिम्मेदारी देनी है, किस तरह से वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में मिलेगा, उसको लेकर विशेष तौर पर रणनीति यहां पर बनती हुई नजर आने वाली है। इसके साथ ही दोपहर 2 बजे का समय जब पदाधिकारियों के साथ चर्चा होगी और पदाधिकारियों के साथ जब चर्चा होगी तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर बैठक का सिलसिला देखने को मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगातार सत्ता को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ता और संगठन के बीच में जो मनमुटाव की स्थिति थी, उसकी वजह से जो खामियाजा बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हुआ था और फायदा दूसरी पार्टियों को हुआ था, वो गलती से सबक लेते हुए अभी से लगातार सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। और 2024 की जो गलती रही वो वापस पुनरावृत्ति ना हो, वो वापस रिपीट ना हो, उसको लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके पीछे की एकमात्र वजह ये, और जिससे पूरा मामला समझा जा सकता है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी निरंतर जिले दर जिले दौरा कर रहे हैं और अब एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है। महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहेंगे। 2 बजे प्रदेश पदाधिकारियों के साथ चर्चा होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चुनावी अभियानों को लेकर विशेष रणनीति यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी और बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में ये बड़ी बैठक होगी, जहां बैठक को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है। दोपहर 2 बजे का ये समय है जब बैठक की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। देखना बेहद महत्वपूर्ण की बैठक में किन किन मुद्दों को उठाया जाता है, क्योंकि माना जा रहा है कि कोषाध्यक्ष और इसके साथ ही प्रकोष्ठ के जो पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी 27 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से दी जा सकती है और घर घर तक संगठन यहाँ पर कैसे प्रयास करेगा ताकि सत्ता की जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो पहुंचाई जा सके। लखनऊ से मेरे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और रमन, चूंकि देखिए सत्ता को मजबूत करने का प्रयास लगातार योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, लेकिन जब बात संगठन की आती है तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की तरफ से भी फिलहाल कोशिश ये है कि जिले दर जिले दौरा करके वोट बैंक को मजबूत किया जाए और आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है। तो इस बड़ी बैठक का उद्देश्य क्या है आज? बिल्कुल, आपको बता दें कि जैसे ही पंकज चौधरी की टीम तैयार हुई, उसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, मंत्री और जितने भी प्रकोष्ठ हैं, चाहे युवा प्रकोष्ठ है, चाहे पिछड़ा प्रकोष्ठ है, चाहे किसान प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है और अनुसूचित प्रकोष्ठ है, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ है, जैसे ही इन लोगों की जो पूरी टीम है, इन लोग के अध्यक्षों की घोषणा हुई और मेन टीम के सदस्यों की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार भाजपा एक्टिव मोड में है। पहले बैठक हुई, उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा हुआ, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षों और पूरी पंकज चौधरी की पूरी टीम से मुलाकात हुई, सबसे चर्चा हुई किस तरीके से 2027 में काम करना है। और अब पूरे मिशन पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश टीम लग गई है। उसी को लेकर आज दोपहर 2 बजे बैठक है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के जो नए सदस्य हैं, उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, क्योंकि जो पूरी टीम होती है उसमें
कई लोगों को किसी क्षेत्र का प्रभारी बनाया जाता है, उस पर कुछ लोगों को विशेष कार्यालय की जिम्मेदारी देती है, कुछ लोगों को अभियान की जिम्मेदारी दी जाती है। तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा होगी और जो तमाम प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी किस तरीके से जल्दी अपनी टीम बनाएं, ताकि टीम बनने के बाद में 2027 के मैदान में जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम उतर पाए। बिल्कुल रमन, लेकिन आपसे ये भी जानेंगे, जब संगठन की बैठक यहाँ पर शुरू हो जाएगी, दोपहर 2 बजे का समय और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे, उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो क्या मानकर चला जाए कि पूरा रोड मैप सिर्फ इसलिए तैयार किया जा रहा है कि 2024 में जो लापरवाही हो गई थी सत्ता और संगठन के बीच में मनमुटाव को लेकर, उसकी कोई सी भी झलक या जो लूप होल है या माइनस पॉइंट है वो 2027 के चुनाव में न देखने को मिले? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पहले से तैयारी कर रही है और हर मोर्चे पे तैयारी कर रही है। जातीय समीकरण भी उसने साधा है और तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर वो 2024 में बैकफुट पर चली गई थी, लेकिन अब उन सभी मुद्दों को साधते हुए अपने स्पेशल जो रणनीति है उस पर काम करने की प्लानिंग में भारतीय जनता पार्टी है, ताकि 2024 वाली गलती ना दोहराकर बल्कि 2017 जैसा जो बहुमत था वो पार्टी को 2027 में मिले। सत्ता और संगठन को मजबूत करने का प्रयास रमन फिलहाल किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से अलग जिम्मेदारी निभाई जा रही है। अब बूथ मंडल स्तर तक के जो अधिकारी हैं, क्या उनको भी कोई विशेष तरह की तैयारियों को अमल पे लाएं, घर घर तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाए, इसका भी जिक्र होगा? ये सब प्रक्रिया पहले से भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, लेकिन जब प्रदेश नई टीम बनती है तो टीम को पहले जो प्रदेश के लोग हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, फिर प्रदेश में जो पदाधिकारी हैं वो जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष तक पहुंचेंगे और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, रणनीति है, जो गणित है, फॉर्मूला है, सब उनको समझाएंगे और किन किन योजनाओं पर उनको काम करना है इसको लेकर भी वो लोग क्षेत्र में जाकर अपने जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, पूरे जिले की टीम है, मंडल अध्यक्ष है, मंडल की टीम है, सभी को उसके बारे में बताते हैं। चूंकि दोपहर 2 बजे जब बैठक की शुरुआत होगी और बैठक संपन्न हो जाएगी, निश्चित तौर पर उसके बाद यहाँ पर क्लियर हो पाएगा कि किन किन विषयों को लेकर बात हुई है, किस किस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस बैठक के माध्यम से क्या मैसेज देने का प्रयास? इस बैठक के माध्यम से ये मैसेज देने का प्रयास है कि भाजपा पूरी तरीके से तैयार है और भाजपा में किसी के चीज को लेकर गुट कलह और ये सब नहीं है, क्योंकि जो नई टीम है वो आ गई है और नई टीम सबको स्वीकार हो गई है और नई टीम के साथ अब भारतीय जनता पार्टी 2027 के मैदान में उतरने जा रही है। ठीक है रमन, आपने जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो लेते कि लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, दोपहर 2 बजे का समय है जब बैठक की शुरुआत हो जाएगी और बैठक में किन किन विषयों को लेकर बात होती है, किस तरह से जिम्मेदारों को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि 2024 में जो मनमुटाव हुआ था, सत्ता संगठन के बीच में तालमेल नहीं बैठ पाया था, उसको लेकर लगातार जो खामियाजा था, जो नुकसान था वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हुआ था। अब उसी गलती से यहाँ पर अपनी सीख लेते हुए, सबक लेते हुए लगातार कोशिश ये है कि इस बार जो मैसेज दिया रहा है बैठक के माध्यम से वो ये कि सत्ता और संगठन दोनों साथ हैं, दोनों के बीच में किसी तरह का कोई अंतर्कलह या फिर अंदरूनी स्तर पर कोई मनमुटाव की स्थिति नहीं है, यही मैसेज देने का प्रयास है। अगली बड़ी खबर जो मुरादाबाद पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी और कई समसामयिक मुद्दों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज का समाजवाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से बिल्कुल अलग है और ये परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर की जा रही कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि उन्होंने देश की कई बीमारियों का इलाज हो चुका है और बाकी पर अभी भी काम जारी है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट को खुद को दुरुस्त करना चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कई मुद्दों को लेकर बात रखी है और ऐसे में उन्होंने कहा राम सबके हैं, सनातन सबको जोड़ता है। राम मंदिर को लेकर कहा कि ट्रस्ट को कुछ बदलाव करने चाहिए ताकि वो बदलाव आके बेहतर यहाँ पर साबित हो और जो इमेज यहाँ पर डाउन हुई है ट्रस्ट की, उस इमेज को यहाँ पर बेहतर किया जा सके। साथ ही उन्होंने यहाँ पर कहा कि राम सबके हैं, सनातन सबके हैं और योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के
शासन में जो तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हों, राज्य के हित में जुड़े हों, राज्य के लोगों के बारे में जो सोचना है उसकी वो जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कुछ लोगों को यहाँ पर सबक सिखा दिया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी प्रदेश में रह रहे हैं जिनको अभी सबक सिखाना बाकी है, और ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है। जहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ दिग्गज के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जब यहाँ पर चीजें देखने को मिली, उनका सीधे तौर पर यह कहना कि निश्चित तौर पर बेहतर परिणाम देखने को मिले हैं, और बीजेपी की उन्होंने तारीफ भी की है। जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम से जब मीडिया रूबरू हुई और अलग अलग विषय को लेकर बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि लोहिया के समाजवाद से आज का समाजवाद बिल्कुल अलग है। पहले कई तरह की अव्यवस्था रहा करती थी, लेकिन आज का जो यहाँ पर चीजें हैं वो अब बेहतर परिणाम देखने को मिल पाते हैं। लेकिन उन्होंने समाजवाद जिसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि लोहिया के समाजवाद में अब बेहतर चीजें रही हैं, और ऐसे में तमाम जो स्थिति रही वो ऊहा-पोह की कभी देखने को नहीं मिल पाई। लेकिन आज का जो समाजवाद है वो बिल्कुल अलग है। वो तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर कर रहा है। समाजवादी पार्टी पर सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया, और भी कई विषयों को लेकर उन्होंने बात रखी है। राम मंदिर को लेकर कहा कि राम सबके हैं और सनातन धर्म सबका है। इस पूरे मामले पर राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, और जो भी अपराधी है, जो भी आरोपी है, उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। लेकिन ट्रस्ट को इस पूरे मामले पर एक बेहतर कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मगर एक सवाल पैदा होता है। सनातन समाजवाद है, लेकिन समाजवाद नवाजवाद है, समाजवाद नमाजवाद है, समाजवाद अलगाववाद है, समाजवाद का मतलब परिवारवाद है। उत्तर प्रदेश में सनातन का नाम समाजवाद नहीं है, नमाजवाद का नाम समाजवाद है। तो फिर क्या माने इसमें? मैंने अपना विश्लेषण कर दिया। अब बात करते हैं फतेहपुर की, जहां लूट के मामले में लापरवाही बरतने पर आईजी रेंज प्रयागराज ने एक बड़ी कार्रवाई की है। बिंद की कोतवाली प्रभारी दिनेश मिश्रा और खजुआ चौकी इंचार्ज अनुज कुमार को निलंबित कर दिया गया। मामला बिंद की कोतवाली क्षेत्र के अरेपुर नरेचा गांव का है, जहां बदमाशों ने शराब ठेके के चौकीदार को बंधक बनाया और शराब और नकदी लूट ली थी। साथ ही आरोपी है कि घटना के बावजूद कोतवाली प्रभारी ने गंभीर धाराओं के तहत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। मामले की समीक्षा के बाद आईजी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अब इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है। तो आप तक साझा करें, जहां इस पूरे मामले पर फिलहाल कार्रवाई तो की गई है, लेकिन फिलहाल हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिल पा रही है, क्योंकि अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े उठ रहे हैं। इसके साथ ही आईजी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है, जहां पहले मामले की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं उसको लेकर जिक्र किया, क्योंकि गंभीर धाराओं के तहत इस पूरे मामले पर केस दर्ज होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ लीपापोती की गई है, और ऐसे में शराब और नकदी लूट ली गई थी, बंधक बनाया गया था शराब ठेके के चौकीदार को बदमाशों की तरफ से। बदमाशों का कोई खौफ देखने को नहीं मिला था। जहां आरोप अब ये भी लग रहा है कि घटना हो गई थी, उसके बावजूद भी कोतवाली प्रभारी ने गंभीर धाराओं के बजाय हल्की धाराओं में मुकदमे को रफा दफा करने का प्रयास किया। मामले की समीक्षा के बाद आईजी ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। पहले समीक्षा की गई, लेकिन अब इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। लेकिन आईजी ने जो यहाँ पर कार्रवाई की है उसकी सराहना यहाँ पर की जा रही है। साथ ही कानपुर पुलिस ने बाल यौन शोषण से जुड़े हुए एक गंभीर मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने परिचित महिलाओं और नाबालिग बच्चियों के अश्लील वीडियो गुप्त रूप से बनाकर उन्हें गूगल ड्राइव पर अपलोड करता था। गूगल के ऑटोमेटेड सिस्टम ने संदिग्ध सामग्री की पहचान कर खाता सस्पेंड किया, और इसकी सूचना आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था NSMEC को भेज दी। इसके बाद साइबर सेल और चमनगंज पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी के परिवार ने भी जांच में सहयोग किया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गूगल के अलर्ट से आरोपी तक पुलिस पहुंच पाई है, जहां आपको बताते चले कि बाल यौन शोषण मामले का ये बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है और पुलिस के हाथ ये बड़ी सफलता बताई जा रही है, जहां कानपुर पुलिस, साइबर सेल और चमनगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई रही। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कहा गया कि इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अब कानूनी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। गूगल के अलर्ट के बाद जो ये कदम उठाया गया और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसमें ये पता लगाने का प्रयास रहेगा कि क्या और भी किसी की संलिप्तता इस पूरे
मामले पर थी और आगे आने वाले समय के लिए कैसे चीज़ों को सुनिश्चित किया जाए ताकि लोगों को न्याय और इंसाफ मिल सके। और पुलिस की जो कार्यप्रणाली रही है, कानपुर पुलिस की, जहां बड़ी सफलता मिली है, उसकी चारों तरफ सराहना यहां पर की जा रही है। न जाने कितने लोगों को चूना लगाया होगा इस आरोपी की तरफ से, और ऐसे में अब उन लोगों को न्याय देते हुए पीड़ित परिवार यहां पर खुश हैं कि कानून व्यवस्था पहले से कितनी ज़्यादा बेहतर है। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद एक मैसेज दिया गया है कि बख्शा किसी को नहीं जाएगा। गूगल के अलर्ट से आरोपी तक पुलिस पहुंची। गूगल ड्राइव पे जैसे कोई अगर अपने फ़ोन पे वीडियो बना लेता है तो कहीं सेव करने की कोशिश करेगा तो गूगल ड्राइव बिकम्स वन ऑफ द ईजियर ऑप्शन अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं अपना स्पेस सेव करने के लिए। वॉट एवर हैपन बट इट वॉज प्लान। सी अगर आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ही ये करते हैं तो आई थिंक इसका डीपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए, परंतु वेरी रीसेंट एफआईआर है और ये सब जांच का विषय है कि मोटिव इंटेंशन क्या था। यस, जैसे ही कुछ समझ में आएगा कुछ हम आगे बढ़ेंगे, क्या पता और लोग इन्वॉल्व हैं। ये वीडियोस फोटोज़ कहीं पर किसी वेबसाइट पर डाली गई हैं तो उसकी भी अभी जाँच प्रचलित है। अब बात करते हैं आगरा के फतेहाबाद तहसील रजिस्ट्री कार्यालय पर हंगामा हुआ है। दो पक्षों में जमीन बेनामा करने को लेकर विवाद हुआ। महिला दामाद के नाम जमीन बेनामा करने पहुंची थी तहसील, जहां हंगामे के कारण रजिस्ट्री दफ्तर में तनाव का माहौल दिखाई दिया। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों की बताई जा रही है ये जमीन। जब फतेहाबाद तहसील में हंगामा हुआ, दो पक्षों में जमीन बेनामा करने को लेकर विवाद हुआ। इसके साथ ही हंगामे की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जहां आपको बता दें कि हंगामे के कारण रजिस्ट्री दफ्तर में काफी तनाव का माहौल दिखाई गया और लोगों को समझाने का भी प्रयास यहां पर किया गया। ऐसे में फतेहाबाद तहसील रजिस्ट्री कार्यालय पर जो हंगामा हुआ है, जिसकी तस्वीरें देखने को मिल पाई है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि दो पक्षों में जमीन बेनामा करने को लेकर विवाद की स्थिति भी रही है और हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। जहाँ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पुलिस की तरफ से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया गया कि किसी तरह से हंगामे को शांत किया जा सके और ऐसे में लोग काफ़ी देर तक नहीं माने। दो पक्ष आपस में भिड़ते हुए नजर आए। हंगामे के कारण रजिस्ट्री दफ्तर में काफ़ी तनाव का माहौल रहा। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन कड़ी मशक्कत यहाँ पर जब पुलिस ने की तो पुलिस को किसी तरह की कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि उनका कहना है कि इस पूरे मामले पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए, क्योंकि सास और दामाद भी यहाँ पर पहुंचे और दो पक्षों के बीच में जो भारी तनाव की स्थिति है वो फिलहाल अभी चूंकि शांत तो हो चुकी है, लेकिन आने वाले समय पर पुलिस की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि अगर वापस से ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी, बख्शा नहीं जाएगा। दो पक्षों में जमीन बेनामा करने को लेकर ये विवाद हुआ था। हंगामे के कारण रजिस्ट्री दफ्तर में काफी तनाव का माहौल दिखाई दिया है। और चलिए बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ और चलते चलते